हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं 1000 प्रश्नों के माध्यम से। और पहले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भारतीय कृषि को 2 पार्ट में बांट करके करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे भारतीय कृषि को। आज हम लोग कृषि की विधियां, विभिन्न क्रांतियां और उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। और ये वही सीरीज है जो 1000 प्रश्नों को टारगेट करके बनाया गया था। वही वाली ये सीरीज है, ये वही वाली सीरीज है। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में घंटी की आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो हम लोग भारत की कृषि के बारे में अध्ययन करने वाले थे, ये इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज चलाए थे, वही वाली सीरीज है। टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देख लेते हैं। जैसे रेशम कीट पालन किस विधि से होता है, मधुमक्खी पालन किस विधि से होता है। तो सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है, विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है, बर्मीकल्चर का संबंध केचुआ पालन से है, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से है, ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से है, हर्टिकल्चर बागानी से है, एरोपोट्रिक हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोट्रिक जल में पौधों को उगाना। इनसे सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। जैसे दे देगा कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। मत्स्य पालन को पिसिकल्चर, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती की को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर। केचुआ पालन बर्मीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागानी। और हवा में पौधों को उगाना, यहाँ पे उगाना हो जाएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, उगाना। तो हवा में पौधों को उगाना एरोपोट्रिक हो जाता है, और जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा होता है। इसको 1 से 2 बार स्लाइड को देख लेंगे तो आप लोगों को जो इससे प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं में, एक भी नहीं छूटेंगे। चलते हैं, थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को। दोस्तों, ये 401 नंबर का प्रश्न है। 400 प्रश्न, जो 1000 प्रश्नों का हम लोग सार संग्रह चलाए थे इंडियन ज्योग्राफी का, इसमें से 400 प्रश्न पूरा हो गया है। आज 401 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले 8 वीडियो बन चुकी है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर पहले देख लीजिएगा। यदि आप लोग इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आज हम लोग क्लास 9 को लेकर आए हैं और इसमें 401 नंबर का प्रश्न है। इसके साथ साथ हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, बिना समय गए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। और भारत जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति जो लाए थे, वो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग लाए थे। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मतलब श्रेय जाता है। और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। प्रश्न नंबर 403 नंबर का है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली किस नगर को कहा जाता है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थलीय नगर पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है, माना जाता है या कहा जाता है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में की गई थी। उसका नाम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। जो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो वो पंतनगर में 1960 में किया गया था। और जो जिस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था उसका नाम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। प्रश्न अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का मतलब दूध से संबंधित है। इसका मतलब जनक डॉक्टर वी कुरियन है।
विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम एस स्वामीनाथन है, जबकि भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब होता है दूध उत्पादन से, इसके जनक डॉक्टर वी कुरियन है। प्रश्न नंबर 407 नंबर का है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। ये सीधा सीधा प्रश्न बना हुआ है, और जो मैं सीरीज में प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं। भारत में चाय की खेती का सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता है? जब चाय से प्रश्न बना है तो ये भी बता दीजिए कि चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? कैफीन और टैनिन की प्रचुरता होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ उगाई जाती है? दार्जिलिंग में। प्रश्न 412 नंबर का है, सबसे उच्च कोटि का कहवा का क्या नाम है? तो अरेबिका। कहवा दो प्रकार का होता है, रोबस्टा एवं अरेबिका, जिसमें से अरेबिका उच्च कोटि का कहवा होता है। कहवा की कौन सी दो किस्में हैं? ये लिरेबिका नहीं होगा, अरेबिका होगा, अरेबिका। तो कहवा की दो किस्में रोबस्टा और अरेबिका है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग विभिन्न कृषि क्रांतियां देख लेते हैं। इनसे भी सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। इसलिए सभी क्रांतियों को मैं एक जगह टेबल फॉर्म में इकट्ठा कर दी हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़े, और आप लोग इस स्लाइड को 1 से 2 बार देख लेंगे तो इससे बनने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए देख लेते हैं भारत की कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध लाल टमाटर और मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति बागानी से है। खाकी क्रांति चमड़ा से है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। दोस्तों, इस टेबल को 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं 2 बार बता दे रही हूँ, और इसके बाद आप लोग अपने से 1 से 2 बार इस वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, ताकि इससे बनने वाले प्रश्न कभी ना छूटे। मैं सभी क्रांतियों को इसमें इंक्लूड की हूँ, और कृषि विधियों को भी इंक्लूड की हूँ, उसको भी, उस टेबल को भी 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। जैसे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, मैं प्रश्न बताई हूँ, आप इसका आंसर दीजिए कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, और भारत स्तर पर विश्व क्रांति की हरित क्रांति के जनक कौन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति का टमाटर और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का फल से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति बागानी से है। खाकी क्रांति चमड़ा से है। काली क्रांति कच्चा तेल से है। चलिए, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे, और जो प्रश्न बचेंगे अगले क्लास में देखेंगे, और जो टेबल फॉर्म में कॉन्सेप्टों को क्लियर हूँ उसको भी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। प्रश्न है 414, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? मोचा जो कहवा है, एक कहवा की प्रकार है जो बहुत ही प्रचलित है। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बड और धान में खैरा रोग किसकी कमी से लगता है? मतलब मक्का में जो व्हाइट बड नाम का एक रोग है, और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। आर्किड क्या है? ये सीधा सीधा प्रश्न बना है परीक्षाओं में। आर्किड क्या है? आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। भारत में फूलों की खेती का कितना % आर्किड से प्राप्त होता है? लगभग 9%। आर्किड का मुख्य उपयोग क्या है? आर्किड मतलब क्या होता है देख लिए, लेकिन इसका उपयोग क्या है ये भी देख लेते हैं।
इत्र निर्माण करने में, सजावट के रूप में, खाद्यान्न के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों को निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो आर्किड है, इसका उपयोग सेंट बनाने में, सजावट के रूप में, खाद्यान्न के रूप में और परंपरागत दवाइयों का निर्माण में आर्किड का उपयोग किया जाता है। किस राज्य को आर्किड स्टेट कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। ग्वार या क्लस्टर बीन क्या है? ग्वार या क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। लेग्यूमिनस फसल है जो ग्वार या क्लस्टर है, ये एक लेग्यूमिनस फसल है। सीधा प्रश्न बना है कि ग्वार या क्लस्टर का संबंध किससे है? तो यह एक लेग्यूमिनस फसल से है। ग्वार का उपयोग क्या होता है, ये देख लीजिए। ग्वार के बीज ग्वार गोद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो ग्वार के बीज हैं, ग्वार गोद को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विश्व में ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। काफी और सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। काफी और सुपारी सबसे बड़े मात्रा में कर्नाटक उगाता है। अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो नासिक है। नासिक अंगूरों के लिए बहुत जाना जाता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक मात्रा में केसर प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर से। भारत का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया है, वो है सिक्किम। लाल चना तथा पीजन के नाम से जाना जाता है। अरहर या तूर को कहा जाता है लाल चना और पीजन के नाम से। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में क्या कहा जाता है? जो अमेरिका की लंबे रेशे वाली कपास है, उसको देश के उत्तरी पूर्वी भागों में नरमा कहा जाता है। यदि दोस्त मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा रहा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों की सहायता की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।